नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश का मेन पेपर, ठीक है, जिसमें आपका एस्टेट में 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है, होपफुली कि आपको पसंद आएगी, जिसमें हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सारे जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल इन द सेंस मैं आपको चारों ऑप्शंस तो यहाँ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पेपर बहुत लेंदी है, तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आए हुए हैं और क्या क्या उनके आंसर्स बन सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश एप्लीकेशन बिकॉज आई डिड नॉट नो जापनीज। तो यहाँ पे आई अप्लाइड, मैंने अप्लाई तो किया था फॉर द जॉब इन जापान, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती थी। सो टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न इन एंड टर्न ऑन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट। टर्नड डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दे रिजेक्ट माई एप्लीकेशन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। Children dash obey their parents. Duty and obligation. With duty and obligation we always use should. Okay, so children should obey their parents. Fill in the blank with the correct preposition. So preposition we have to use. Thieves broke dash my house. So broke, after breaking the house they entered into the house. In the case broke into, so into is the correct preposition, not under, at, over. Okay, fill in the blank with the correct present perfect tense. For present perfect tense we use has or have. Has for the singulars and have for the plurals, as well as with I. Okay, so I have read form जा रही है तो read. I have read the instructions but I don't understand them, so have read is the correct answer. Fill in the blank with appropriate model. मॉडल आपको यूज़ करना है। एंड द कमांड इज़ गिवन, तो कमांड जब भी होती है तो अपोजिट हो जाता है ना। फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल लग जाता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका शेल लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको कीजिए। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा ही के बाद, तो ही शेल नॉट, ही के साथ शेल आना चाहिए। हम उसी को सर्च कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें समझ आ गया, काफ़ी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग इन द अंडरलाइन वर्ड कोए, बॉय एंड कोए। सो यहाँ पे ये जैसे भी सॉफ्टवेयर ने उठाया मैंने वैसे लिख लिया यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, जिसको ओ कहा जाएगा, और ये ठीक है। तो इसमें हमारे पास बनेगा ओए कोए, तो इसके लिए हमारे पास डिप्थोंग में ये हमारे पास जाएगा। मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज़रूर एनालाइज करना कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो इसके अंदर हैं कि भी या नहीं है। ठीक है, अभी एक पेपर से शायद हो सकता है आप जज ना कर पाएँ, 2-3 पेपर देख लेंगे तब आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड्स। शीप, शाइन, ट्रैश। देखो डिप्थोंग आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे साउंड आ गई, तो साउंड में श की साउंड आ रही है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रहेगा। यहाँ पे सिंबल्स बन नहीं पाए हैं, मैं आपके लिए बना देती हूँ। यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा हमारा, एक ऑप्शन हमारे पास ये था, एक हमारे पास ये था, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला बन रहा था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट जाएगा, श के लिए श। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये तो च के लिए है, ठीक है, ये श के लिए है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जॉन इज रिसेंबलिंग हिज ओल्डर सिस्टर। रिसेंबलिंग कर नहीं रहा है, रिसेंबल करता है, तो जॉन रिसेंबल्स हिज ओल्डर सिस्टर, ये करेक्ट है। जॉन रिसेंबल्स हिज सीनियर सिस्टर, सीनियर नहीं है, ओल्डर है, बड़ी है तो ओल्डर बोला जाता है। जॉन हैज़ रिसेंबलिंग हिज सिस्टर, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर सेकेंड हमें मिल गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 6th क्लास का। तो कैरोल मूर, ईवी लुकस, येस, ईवी लुकस इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन्ड डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग। 3 days हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एंड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वी ऑलवेज यूज 4, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट रेन्ड फॉर 3 days विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके 3 दिन लगातार, सो टाइम पीरियड वॉज देयर। सो इन दिस क्वेश्चन डायरेक्शंस आर गिवन 1 to 6. Read the following poem and answer the questions given below. So this is the poem, the poetry of earth is ever dead when all the birds are faint with the hot sun. So this is a poem from your 8th class, The Ant and the Cricket.
Clear? So in this poem, cricket is always busy in singing and dancing and enjoying the day, but did not save anything for the rainy season. In that case, जो ants होती हैं वो उनसे नाराज़ हो जाती हैं, वो उनसे मांगने जाता है, वो मना कर देती हैं, ऐसा कुछ है. तो what kind of sonnet is the above line mentioned poem? कैसा सोनेट है इसके अंदर? शेक्सपियरियन, पेट्रार्कन, होरेशियन एंड पिंडारिक. तो इसमें आपका पेट्रार्कन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अब ये सोनेट्स हैं. सोनेट्स क्या होते हैं? 14 लाइन्स पोइम होती है, ठीक है, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं. अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो 4+4+4 और 2 लास्ट में जाती हैं, तो 4 तो स्टैंजाज, 3 स्टैंजाज होते हैं 4-4 लाइन्स के और एक कपलेट हो जाता है. लेकिन पेट्रार्कन की बात करते हैं तो 8 और 6 लाइन्स में ये डिवाइड होते हैं, एक ऑक्टेट हो जाता है और एक सेस्टेट हो जाता है, ठीक है. तो ये आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे भाई. हु प्रोवाइड्स द म्यूज़िक इन द विंटर इवनिंग? कौन विंटर इवनिंग में जो है म्यूज़िक देता रहता है? मैंने अभी बताया था आपको, क्रिकेट देता रहता है. तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. विच सीजन डज द ग्रास होपर सिम्बलाइज इन द पोएम? तो कौन सा है इसके अंदर ग्रास होपर में? आपका ये हो जाएगा समर, ठीक है. विच सीजन डज द ग्रास होपर सिम्बलाइज इन द पोएम? समर. द बर्ड्स इन द पोएम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ डैश. सो यहाँ पे क्या है? हंगर, द म्यूजिक, द कूल ब्रीज, द हॉट सन. तो द बर्ड्स इन द पोएम टेक रेस्ट, इसमें हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? हॉट सन, आई थिंक. येस, द हॉट सन इज द करेक्ट आंसर. इन दिस टाइम द बर्ड्स टेक रेस्ट. द वर्ड फेंट इन द पोएम मीन्स faint. So lacking strength, having vigor, beauty and refreshed. So first option is the correct option, lacking strength. A voice will run, has to hedge. Whose voice is this? तो आपको बताना है हैज़ टू हेज के लिए किसकी वॉइस है ये हमारे पास? द ग्रास होपर की. येस, दिस इज़ अनदर पोएम. जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ी अलग है. ये क्रिकेट और ग्रास होपर की पोएम है, देख लेना आप इसको एक बार ज़रूर. विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लिथार्जिक? लिथार्जिक का मतलब होता है वेरी टायर्ड. ओके, सो वेरी टायर्ड इट इज़. एंड स्लजी सोल्स ऑल्सो वेरी टायर्ड, और यू कैन से लेजी, टायर्ड. So this is resembling here, but we have to find out not a synonym. Lazy is also the same one. And torpid. Torpid means also you will say not active. So in the not active statement, in very tired statement, these are all same. But agile means move quickly. Move quickly. So this is one. This one is the opposite one of lethargic. Identify the phonetic symbol of the underlined sound. Cheers, march, chair. So ch sound is there in the previous question also. मैंने अभी बताया था आपको ये च की साउंड के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे टी एफ जैसा जो सिंबल बना हुआ होता है ये हमारे पास च की साउंड देता है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, देखो आ गया ना, फोनेटिक सिंबल्स भी आ गए, डिप्थोंग्स भी आ गए, साउंड सिंटेक्स भी आ गए. ठीक है, और आपका एनसीईआरटी भरा हुआ है. अभी तक तो लिटरेचर का कोई और क्वेश्चन आया नहीं है ना. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें टीजीटी में. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन? तो नाउन कौन कौन से होते हैं वो देख लेना, काइंड्स देख लेना. तो कलेक्टिव कौन से होंगे? नॉट जो नहीं है. ठीक है, कलेक्टिव में हमारे पास ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है. तो फ्लीट आपका क्या रहता है? जो शिप होते हैं, शिप्स. ठीक है, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहेंगे. क्राउड पीपल की हो जाएगी, फैमिली मेम्बर्स की हो जाएगी. तो जजमेंट हमारे पास कलेक्टिव नाउन नहीं है, जजमेंट हमारा एक नाउन हो जाएगा कॉमन. ठीक है, चलिए. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस. अब यहाँ पे जजमेंट जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जा सकता है जजमेंट. यस, ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस. पैटर्न बताना है. मैंने बताया था आपको कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं उससे भी क्वेश्चंस निकलते हैं. दे से सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब हो गया, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रीन हमारा क्या हो गया? एक कॉम्प्लीमेंट हो गया जो डोर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. तो SVOC हमारे पास ये करेक्ट आ जाएगा. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, पैट्रिक किससे खेल रहा था? ठीक है, पैट्रिक उसकी कैट किससे खेल रही थी? तो वो पैट्रिक ने सोचा कि उसकी डॉल से खेल रही है. डॉल बाद में पता लगा था कि वो कोई एल्फ है. ठीक है,
Put the verb in the correct form. Ryan is very good at languages. He dash 4 languages very well. अगर वो good है तो वो बोलता है, तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं स्पीकिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, स्पोकन भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गई। और ही है यहाँ पे, ही के साथ स्पीक नहीं आएगा, एस लगेगा, तो स्पीक्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ही स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। डैश ड्यूरिंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। सो जैसे क्लीनिंग के साथ साथ, तो जब आपको इन एडिशन टू लिखा होता है तो उसके लिए हमारे पास बिसाइड्स यूज़ किया जाता है, इन एडिशन टू। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है बिसाइड्स। तो हम सर्च कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका बनेगा। बिसाइड, फॉर, बिसाइड्स, बाय आ गया ना, तो बिसाइड्स हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। देखिए एनवायरमेंट, ENVIORNMENT करेक्ट है। साइकोलॉजी ये भी करेक्ट है। एजुकेशन बोलिए या एडुकेशन बोलिए, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो बच गया क्या, करिकुलम। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ही इज़ ग्रेटर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा ही है, तो वो ग्रेट है, तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, ये भी तो वही चीज़ हो गई कि मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वह है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आई एम नॉट ग्रेट सॉरी, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गई थी। ही इज़ नॉट ग्रेट, ये भी सिंपल स्टेटमेंट थी जिसमें कंपैरिजन नहीं दिखाया था। ही इज़ मोर ग्रेट देन मी, मोर ग्रेट नहीं होता है, ही इज़ ग्रेटर देन मी बोलते अगर बोलते तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द फेयर ब्रीज ब्ल्यू, द वाइट फॉर्म फ्ल्यू। अब देखो ब्रीज ब्ल्यू, ओके, फॉर्म फ्ल्यू, एफ, the furrow followed free, so f again. So the repetition of your consonants, in that case we always use alliteration. Okay, अनुप्रास अलंकार। fill in the blank with the correct option. I have dash a little money for rainy days. अब यहाँ पे put back, put down, put aside, put off, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम यहाँ करते हैं put aside। ठीक है, पुट असाइड, कुछ चीज़ें जो हैं हमने अलग से रख ली हैं मनी को। ठीक है, रेनी डेज मतलब कि हार्ड टाइम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, हमें करेक्टली बताना है। सक्सेशन, सक्सेस से बना है सक्सेशन, तो उसके बाद ION लगा दो, तो SUCC किया हुआ है, गलत है। SUCC नहीं है, SUCCESSION ये करेक्ट हो गया, और इसमें भी E है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मैसेंजर्स वर सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम बाय द किंग इन द स्टोरी। 3 क्वेश्चंस, ये 7th क्लास का NCERT का क्वेश्चन है। सो इसमें मैसेंजर भेज देता है वो 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। ये आपका पहले ही हमें मिल गया करेक्ट। टू फेच वाइज मैन गलत है, टू लुक फॉर द वाइज हरमिट गलत है, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, ये भी गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही टेक्स आफ्टर हीज ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, अंडरलाइन कौन सा है, आफ्टर। तो आफ्टर के बारे में आपको बताना है कि ये क्या जाएगा, क्या इसका मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर क्या है। तो ये तो 15 मार्क्स की जो हमने इंग्लिश की थी उसके अंदर भी आया था। ही टेक्स आफ्टर, आफ्टर क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन के बाद जो है इज ग्रैंड मदर, ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो। ही आंसर्ड इन अ वेरी र्यूड मैनर। किस मैनर में उसने आंसर दिया, र्यूड मैनर में दिया, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब ऑफ मैनर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, मैनर की जब बात होती है तब हमारे पास एडवर्ब हो जाती है। हाउ डज कैमल सर्वाइव इन अ डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैमल कैसे सर्वाइव करते हैं डेजर्ट के अंदर। अब देखो वो कई दिन कई इकट्ठा पानी पी लेते हैं बहुत सारा, और उनका जो स्वेटिंग होती है वो भी बहुत कम होती है। इस वजह से वो एक हम्प होता है उसके अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, तो उनको पानी पीने की ज़रा ज़रूरत नहीं होती। पर यहाँ पे पता नहीं एचटेट ने ये वाला आंसर क्यों इसको कंसिडर किया है, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। मैं इसको नहीं मानती हूँ। बाय द हम्प ऑन इट्स बैक हम ये सही मान सकते हैं। ठीक है, हाउ डज कैमल सर्वाइव इन अ डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बाय द हम्प ऑन इट्स बैक इज द करेक्ट आंसर। हु इज़ अ रेबेल, रेबेल कौन होते हैं। देखो वो जो हम्प वाला चैप्टर था ये भी आपका 8th क्लास में NCERT का क्वेश्चन है। रेबेल जो है 7th क्लास में एक पोएम है,
तो सारा का सारा एनसीईआरटी भरा हुआ है, ध्यान से देख लेना आप लोग ये। तो एनसीईआरटी तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है 6 to 10, ठीक है। अभी इस पेपर में मोस्टली 6 to 8 आया हुआ है, लेकिन इससे प्रीवियस की अगर हम बात करेंगे 2019 की, तो उसमें आप देखेंगे आपको मिल जाएगा कि 9th-10th के क्वेश्चंस भी अराइज हुए थे। अ पर्सन हु रिसीव्स एन एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी, रेबल ऐसे लोग होते हैं, रेबल, कि जो कुछ भी कर रही हूँ उसके अगेंस्ट में ही कुछ करना होता है इनको, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये। तो अ पर्सन हु रिसीव्स एन एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी, जो एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी है उसको रिसिस्ट करना काम किसका है, रेबल का है, ठीक है। ऑबिडेंट नहीं होते ये। अ पर्सन हु एग्रीज टू डू व्हाट अदर्स थे, नो, ये बिल्कुल भी नहीं, जो दूसरे कहेंगे उसको तो एग्री करेंगे ही नहीं। अ पर्सन वाइडली पॉपुलर, ये पॉपुलर नहीं होते, इनके अगेंस्ट ज़्यादा बड़े होते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन बतानी है। गर्ल डांस्ड डैश द बॉयज प्लेड, यहाँ पे क्या आ गया कि दो काम इकट्ठे हो रहे हैं कि गर्ल्स ने नाचा, बॉयज़ ने खेला, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा इसमें, द गर्ल्स डांस्ड वाइल द बॉयज़ प्लेड। यहाँ पे मोस्टली अगर इज डांसिंग आता तो इज प्लेइंग, वॉज डांसिंग, वर डांसिंग, आर डांसिंग, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्म में चलता रहता है, तो उसमें हम दोनों कामों के लिए वाइल यूज़ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन अ प्लूरल, फॉर्म्ड इन प्लूरल, तो थीव्स, कार्गोज, मैचेस ये करेक्ट हैं, लेकिन काफ्स गलत है। काफ का हमारे पास क्या बनता है, काव्स बनता है, आई थिंक तो यही बनता है भाई, काव्स, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम टाइटल्ड ट्रीज, ट्रीज के हमें क्या बताने हैं, पोइट बताने हैं। ये भी देखो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। तो कौन है इसके, ये 7th में है, शर्ली बोर, शर्ली बोर इज़ द पोइट ऑफ द पोएम ट्रीज। आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। तो द अंडरलाइन फ्रेज इज, हमें बताना है कि अंडरलाइन फ्रेज क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और जेरेंडियल। तो देखिए इसमें क्या बोला इसने, आई टुक आउट व्हाट, क्या क्या निकाला उसने, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया ना। वेरी सिंपल, आपको थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है, आपको रूल्स थोड़े से रिमाइंड कर लेने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। द पोएम द स्कूल बॉय इज रिटन बाय, अगेन देर इज़ अनदर पोएम फ्रॉम एनसीईआरटी, आई थिंक 6th या 7th की ये पोएम होगी। तो बोरिस जॉनसन, विलियम डेलरिम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम ब्लेक। तो इसका विलियम ब्लेक जो है करेक्ट आंसर है। स्कूल बॉय किसने लिखी है, विलियम ब्लेक ने। अ फिक्शियस नरेटिव इंटेंडेड टू एनफोर्स सम यूजफुल ट्रुथ यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी फिक्शियस नरेटिव होता है जिसके अंदर एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, तो उसमें बताना है कि वो क्या होते हैं, वो होते हैं फेबल, ठीक है। क्या होते हैं, फेबल, सोनेट भी नहीं, लिरिक भी नहीं, स्टोरी भी नहीं, क्या होते हैं, फेबल होते हैं। हु इज़ बिजू कॉलिंग इन द मिस्ट इन द स्टोरी अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, ये आपका 8th का एनसीईआरटी के। तो इसमें पूछा है कि हु इज़ बीजू कॉलिंग इन द मिस्ट इन द स्टोरी, किसको पुकार रहा है बीजू, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, हिज सिस्टर, वह अपनी सिस्टर को पुकार रहा है, ठीक है। अंकल भी नहीं, ऑथर भी नहीं, ब्रदर भी नहीं। विद होम डिड द मैन स्ट्राइक द बार्गेन इन द एंड इन द पोएम द लास्ट बार्गेन, ये कह रहा है कि विद होम डिड द मैन, किसके साथ मैन ने स्ट्राइक द बार्गेन, लास्ट में जो है बार्गेन किया था। तो अ चाइल्ड, एन ओल्ड मैन, अ किंग एंड फेयर मेड ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अ चाइल्ड, ठीक है। आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट फॉर वट डिड द राइटर से दिस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि मैं जल्दी उठा था सुबह और अपने लिए एफर्ट करके। तो फॉर कैचिंग अ ट्रेन, फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, फॉर अ ट्रिप टू बहामास और फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे ये एक बाइसिकल की स्टोरी है 7th क्लास में, वो आप पढ़ लीजिएगा, फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड। देखो इंपॉर्टेंट लाइन्स आई हुई है ना, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी आपने कर लेनी है उसके अंदर से। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो जो यंग मैन था वो किससे टायर हो गया, वॉकिंग से। तो यहाँ पे वॉकिंग एज अ नाउन काम कर रही है, तो नाउन काम कर रही है तो आपका क्या है, जेरेंड है, पर ये ठीक है, नाउन तो काम कर रही है, बात तो आपकी ठीक है। हम कह देते हैं कि जेरेंड जो होता है नाउन की तरह काम करता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी तो है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जाएंगे किसके साथ, जाएंगे हम जेरेंड के साथ ही, ठीक है। Fill in the blank with the correct word. Why didn't you turn up at the party? We were all dash waiting for you. कि तुम क्यों नहीं आए पार्टी में, हम सब तुम्हारे लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे थे।
ओल, डेंसली नहीं, घनता से नहीं, परफेक्टली नहीं, नियरली नहीं, ईगरली, यस मिल गया ना ईगरली। तो हम ईगरली, वी हैव बीन, ये आ गया ना, वी वर ओल ईगरली वेटिंग फॉर यू। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज, पॉपुलर जो सब जानते हों, प्रसिद्ध हो जाते हैं जो। एनिमस, एनोनिमस जो होता है जिसको कोई भी नहीं जानता, ठीक है, जैसे कि कोई जो स्टार्टिंग में पोइट्री या फिर कुछ ऐसा वर्क लिखा जाता था एंग्लो सेक्शन टाइम से पहले, तो उसमें एनोनिमस राइटर्स ज़्यादा हुआ करते थे, उन्होंने पता ही नहीं है कि वो किसने लिखे, तो इसलिए हमारे पास इसका ऑपोजिट रहेगा एनोनिमस। फेमस तो इसी का ही सिनोनिम हो गया, वेल नोन और वाइडली एडमायर्ड, जिसको सब एडमायर करते हो, तो ये तीनों ही हमारे पास इसके सिनोनिम हो गए। ये हमारा एंटोनिमस हो गया एनोनोमीज, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रिक्ट नाउन, एब्स्ट्रिक्ट नाउन जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रिक्ट नाउन होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, नोट बताना है। अब देखो बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, हो जाते हैं कि एब्स्ट्रिक्ट नाउन देखेंगे इसके अंदर एब्स्ट्रिक्ट नाउन कौन सा है, फिर बाद में उसको दोबारा स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। तो नोट एन एब्स्ट्रिक्ट नाउन, ऐसा ही पहले भी आया था एक नोट अ सिनोनियम करके, तो बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट्स, ओके। गुडनेस, यूथ, poverty, these three are abstract nouns, but the parliament is not one, okay. Miss Beam is a character of which story, ये भी आपका 6th क्लास में NCERT आ गया। अ हाउस, अ होम, अ गेम ऑफ चांस, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसमें ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है जिसमें डिफ्रेंशिएटली एबल्ड जो पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका वो स्कूल होता है। वैसे तो होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो ऐसे एक डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो उनकी पेन को समझ सके कि वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल बोला गया है यहाँ पे। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम द शेड, फिर इससे NCERT। अब इसमें पूछा गया है कि स्पीकर कौन है शेड पोएम में, तो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, द पोइट, अ वाइज मैन, द ब्रदर एंड द स्पाइडर। तो पोइट जो है वो क्या है, इसका स्पीकर है, ठीक है। चूज द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बताना हमें। व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक, यहाँ पे देखो जब भी आपके व्हाट से यानी कि WH फैमिली से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक लिखेंगे, तो नेक्स्ट में हमारे पास ये है, करेक्ट है, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट देन हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट रहता है, देन आपकी वर्ब रहेगी, उसके बाद जो है इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल यूज़ करना है। डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज़ ग्रे हेयर, सो टॉलेस्ट इट मीन्स इन द क्लास ही इज़ द टॉलेस्ट वन, सबसे बड़ा वही है, तो सुपरलेटिव डिग्री इट इज़, एंड विद सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। Convert the following positive sentence into comparative sentence. Few historians write as interestingly as Habib. जैसे हबीब ने लिखा है वैसे ही कुछ फ्यू हिस्टोरियंस जो है यहाँ पे नेगेटिव जो है उस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस ही नहीं बल्कि बहुत कम, ना के बराबर हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंटरेस्टिंगली लिखा है जितना कि हबीब लिखते हैं, इतना इंटरेस्टिंगली नहीं लिखा इसका मतलब। तो हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस, हबीब राइट्स वेरी इंटरेस्टिंगली। अब पहले ही वेरी लगा दिया इसने, फिर देन का क्या ज़रूरत थी। तो हबीब राइट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंगली, नहीं देन आ गया तो मोस्ट कैसे जा सकता है। हबीब राइट्स इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियन। ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली लिखता था हबीब बाकी जो हिस्टोरियंस थे उनसे। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रो, देखो बहुत ही सिंपल सरफेस लेवल पे भी इन्होंने उठाए हुए हैं। ग्रो का हमें बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम। लॉन्ग, कट, सोबर, डिस्टर्बेंस। तो ग्रो से इसको उल्टा कर दो, कम करना होता है क्या, कट करना होता है। लॉन्ग तो बढ़ जाएगा, सोबर जो जानवर दिख रहा है, डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो कट इज़ द करेक्ट आंसर। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए with their meanings in column B and select the correct answer using codes given below. Fierce, darted, dared, cliff, ये 4 हैं हमारे पास, उनको हमने मैच करना है। Fierce का मतलब क्या होता है आपका, वायलेंट, जो बहुत उग्र होते हैं। और क्लिफ का मतलब आपको पता है स्टीप हाई रॉक होती है।
डेयर्ड ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए ब्रेव, एंड डार्टेड क्या हो जाएगा, मूव्ड सडनली। तो आपका बन गया डी, देन डी के बाद ए, देन बी एंड सी। तो डी ए बी सी आपका ए में ही मिल रहा है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अ फंड हैज़ बीन फॉर, यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लैंक जो है थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ। अ फंड हैज़ बीन डैश, ठीक है, अ फंड हैज़ बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। तो यहाँ पे द फंड हैज़ बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, तो यहाँ पे सेटअप, सेट असाइड, सेट आउट एंड सेट इन, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सेटअप कर दिया मतलब कि स्टार्ट कर दिया, तो आप इसमें जा सकते हैं सेटअप, फर्स्ट आंसर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे उसके पास बिस्किट्स हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो कुछ बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट्स जो हैं काउंटेबल हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हो आप इसको, तो अ फ्यू हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आई हैड अ फ्यू बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। द वर्ड मॉर्सल्स इन द स्टोरी द बैनियन ट्री मीन्स। अब इसमें बताना है हमें कि मॉर्सल्स का मीनिंग क्या है। जो बैनियन ट्री एक स्टोरी है, आई थिंक 7th क्लास में है, ठीक है, तो उसमें बताना है कि इसका क्या मीनिंग था। स्मॉल पीसीज ऑफ फूड, वॉच सीक्रेटली, गोइंग डीप इनटू और डिसलाइक, तो स्मॉल पीसीज ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, तो यहाँ पे अगेन फिर क्या आ गया, बिफोर आ गया, तो बिफोर हमारे पास क्या रहेगा, हमारा प्रेपोजिशन रहेगा। ओके, मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए एंड A with their meaning in column B and select the correct answer using course given below. Scrawny, weird, glided and snooze. देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये आपके चैप्टर के बीच में से उठाए हुए हैं, ठीक है, और ये 7th क्लास में एक चैप्टर है, आई थिंक द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसके अंदर हैं सारे के सारे वर्ड्स। स्क्रॉनी, वियर्ड, ग्लिडेड एंड स्नूज, तो उसमें हमारे पास देखो स्क्रॉनी का मतलब होता है थिन, पतली। वियर्ड, वियर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज। ग्लिडेड, मूव्ड अलोंग स्मूथली, एंड स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप। तो इसमें आप मैच कर लेना, क्या बन गया, डी ए बी सी, अगेन से डी ए बी सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। डिटरमिनर आपको यूज़ करना है, हु इज़ डैश गर्ल सिटिंग देयर। हु इज़, अब देखो स्पेसिफिक गर्ल होगी कि नहीं होगी, कि वह गर्ल कौन है जो वहाँ बैठी है, तो इसलिए हमारे पास क्या जाएगा, इसके अंदर द जाएगा। अब इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर इज, वे डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए रहेगा इन रूफ्स एंड एटिक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपने देखा, अब जहाँ तक मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर था आपका, जो 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 का पेपर है ये, और 2020 के पेपर में आपको कहीं पर भी लिटरेचर नहीं मिला, एक सिंगल क्वेश्चन आपका लिटरेचर से नहीं आया हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लिटरेचर को छोड़ेंगे नहीं। आपका कहने का मतलब मेरा यह है कि इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा, फिर इसका मतलब सरफेस लेवल पे ही रहेगा। तो आप वर्क्स के नेम याद कर लेंगे जो फेमस राइटर्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं चाहे वो आपके इंडियन राइटर्स से रिलेटेड हैं, तो सरफेस लेवल पे उनके वर्क्स को याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक तो पब्लिशिंग ईयर देख लीजिएगा, ठीक है, वो काफ़ी रहेंगे आपके लिए। तो कैसी लगी वीडियो आप ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो उसके लिए भी आप कमेंट में बताते रहिएगा, और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है। अगर आप लाइक शेयर करते हो तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा ना। तो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।